हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही है कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो क्लास 12 सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको कवर करा रहा हूँ इस बुक का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशन, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंजेस। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने इस लेसन से रिलेटेड पार्ट 1 कंप्लीट कराया था। आज मैं आपको इस लेसन का पार्ट 2 कराऊंगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज के इस लेसन के पार्ट 2 को। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अब चैप्टर कंटेंट की लिस्ट के बारे में, तो जो आज का हमारा कंटेंट है वो जनजाति से यानी कि ट्राइबल से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कास्ट से रिलेटेड हर एक टॉपिक के बारे में कवर कराया था, यानी जाति से संबंधित, और आज की इस वीडियो में मैं आपको जनजाति से रिलेटेड हर एक वो टॉपिक क्लियर कराऊंगा जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुए है। और आने वाली जो वीडियो है वो इस लेसन का आखिरी पार्ट होगा, जिसके अंदर हम फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि परिवार के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं आज के इस चैप्टर का कंटेंट के बारे में। तो आइए फिर सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनजातीय समुदायों के बारे में। तो पहला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है जनजाति यानी ट्राइबल। तो देखिए इसका क्या अर्थ होता है। तो जनजाति एक ऐसा समुदाय है जो हमारी सभ्यता से दूर पहाड़ों, वनों तथा जंगलों में निवास करता है। इन समुदाय की अपनी ही एक अलग संस्कृति होती है, अलग भाषा होती है और इनका एक अलग धर्म होता है तथा ये अलग ही खान पान और अपने रहन सहन का ढंग अपनाते हैं। यह ना तो किसी के कार्यों में इंटरफेयर करते हैं, ना ही ये किसी को अपने कार्यों में इंटरफेयर करने देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो जनजातीय लोग होते हैं, जिसे हम आज के समय में आदिवासी भी कह ले, तो ये उसी से रिलेटेड एक शब्द है। तो ये जो लोग होते हैं वो जंगलों, पहाड़ी इलाकों में ऐसी जगहों पे निवास करते हैं। कहने का मतलब समाज से जो अलग होकर रहते हैं वह जनजातीय लोग कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं जनजातीय समाज का वर्गीकरण। तो यहाँ पे इन समाजों का वर्गीकरण दो आधार पे किया गया है। पहला है स्थायी विशेषक, दूसरा है अर्जित विशेषक। तो हम इन दोनों के बारे में थोड़ा डीपली तरीके से पढ़ेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी विशेषक के बारे में। तो जैसा कि स्थायी विशेषक में दे रखा है क्षेत्र, भाषा और शारीरिक संगठन इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो पहले हम बात करते हैं क्षेत्र के बारे में, यानी कि लैंड के बारे में। तो देखिए जनसंख्या की अगर बात की जाए तो जनसंख्या के आधार पर जनजातियों में काफ़ी विविधता यानी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगर बात की जाए सबसे बड़ी जनजाति की संख्याओं की तो 70 लाख के करीब ये देखने को मिलती है, और वहीं दूसरे छोटी जनजाति की बात करें तो यह 100 से भी कम देखने को मिलती है। कुछ जनजातियों के नाम जैसे कि गोंड, भील, संथाल, औरव, मीना, बोडो तथा मुंजा जनजातियों की संख्या की अगर बात की जाए इनकी तो 10 लाख से ऊपर देखने को मिलती है। यह लोग भारत की जनसंख्या का 8.2 यानी कि 8.5 करोड़ के आसपास निवास लेते हैं। दूसरा हम बात करते हैं भाषा के बारे में। अगर इनका भाषा के आधार पर विभाजन देखने को मिले तो भाषा के आधार पर इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें से 2 श्रेणियां अर्थात भारतीय आर्य तथा द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं जो कि भारतीय जनसंख्या में बोली जाती है। जनजातियों में से 1% लोग भारतीय आर्य परिवार की भाषा तथा 3% लोग द्रविड़ परिवार की भाषाएं को बोलते हैं। अन्य 2 भाषा और हैं जैसे कि समूह ऑस्ट्रिक तथा तिब्बती बर्मा। तो ये क्या होता है, ये जनजातीय लोगों द्वारा भी बोली जाती है। तीसरी हम बात करते हैं शारीरिक संगठन के बारे में। तो देखिए शारीरिक प्रजाति के आधार पर अगर बात की जाए तो शारीरिक प्रजाति दृष्टि से जनजातीय के लोगों को निग्रोटो, ऑस्ट्रेलॉइड, द्रविड़ तथा आर्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। भारत की जनसंख्या का शेष भाग भी आर्य तथा द्रविड़ श्रेणियों के अंतर ही आता है। तो आप समझ सकते हैं कि जनजातीय लोगों में भी कितनी सारी क्या है विभिन्नताएं देखने को मिलती है। दूसरा हम देखते हैं अर्जित विशेषक में। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है जनजातीय समाज के वर्गीकरण में। तो इसमें जनजातियों को जो जीवन यापन है वो हिंदू समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया है। इसके अंदर जो लोग कहे गए यानी जो जनजाति के अंदर लोग पाए गए इसमें उन्होंने ये कहा है कि कुछ इसके अंदर उच्च जाति से संबंधित है और कुछ निम्न जाति से संबंधित है। लेकिन अगर ज्यादातर की बात की जाए तो इसके अंदर ज्यादातर को निम्न स्थान दिया गया है। आगे जो हम टॉपिक देखते हैं उसका नाम है मुख्य धारा के समुदायों का जनजातियों के प्रति दृष्टिकोण। तो देखिए अगर हम पहले की बात करें तो जनजातीय समाजों को राजनीतिक तथा आर्थिक मोर्चों पर साहूकारों तथा महाजनों के दमनकारी नीतियों का सामना करना पड़ता था। कहने का मतलब उन्हें सहन करना पड़ता था। साल जब 1940 का दशक आया तो इस दौरान पृथकीकरण और एकीकरण विषय पर बहस चली और इन दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ, यानी कि डिबेट हुई। तो आइए दोनों के बारे में जानते हैं, पृथकीकरण और एकीकरण दोनों में इन दोनों को मानने वालों ने क्या क्या अपने पॉइंट रखे जनजातीय समाजों के प्रति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथकीकरण यानी कि आइसोलेशन के बारे में।
तो देखिए प्रतिकरण पक्ष का मानना था कि जनजातीय लोगों को व्यापारियों, साहूकारों और हिंदू तथा ईसाई धर्म प्रचारकों से बचाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सभी जनजातियों को अलग करके उनका अस्तित्व मिटा के उन्हें भूमिहीन श्रमिक बनाना चाहते हैं। वहीं एकीकरण की बात करें, इंटीग्रेशन की, तो इसमें एकीकरण पक्ष वालों ने ये कहा था कि जनजातीय लोग जो है वो पिछड़े हुए हिंदू ही हैं और उनकी समस्या का समाधान उसी परिधि रूपरेखा के भीतर खोजा जाए जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में निर्धारित की गई थी। तो इसलिए बाद में जनजातीय विकास को जो भी योजना बनाई गई थी, उदाहरण के तौर पे जैसे पंचवर्षीय योजना, जनजातीय उप योजनाएं, जनजातीय कल्याण खंड परियोजनाएं, क्षेत्र परियोजनाएं, इन सभी के दायरे में इन्हें रखा गया था। तो इन दोनों के ये पक्ष थे जिन्होंने जनजातीय समाज के प्रति दिए थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर क्वालिटी कंटेंट, वो भी सिंपल इजी टू ग्रैस्प लैंग्वेज में रेगुलरली हम पोस्ट करते रहते हैं। सो अगर आप भी अपनी स्टडी को लेकर सीरियस है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, ताकि फ्यूचर में कोई आप वीडियो मिस ना कर सके। आगे जो हम टॉपिक देखते हैं वो इस लेसन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल आपसे ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिल ही जाता है, जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास। आइए समझते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि आप पहला पॉइंट देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप जनजातीय समुदायों को बुरी तरह प्रभावित किया गया और बड़े बड़े बांध बनाए गए, कारखाने स्थापित किए गए और खानों की खुदाई शुरू की गई। इस प्रकार विकास से जनजातियों की हानि की कीमत मुख्य धारा के लोग क्या कर गए, लाभ उठा गए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब परियोजनाएं बनती हैं तो इसके अंदर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, कारखाने स्थापित किए जाते हैं, खानों की खुदाई की जाती है। तो अब देखिए जो ये जनजातीय लोग थे वो कहाँ निवास करते थे, वो तो जंगलों में निवास करते थे। और खासकर जो ऐसी परियोजना बनाई जाती है वो भी नदी के किनारे, जंगलों के किनारे, वहीं पे बनाई जाती है। तो इस कारण क्या हुआ था कि अधिकतर जनजातीय समुदाय वनों पर आश्रित थे, इसलिए वन छिन जाने से उन्हें भारी धक्का लगा और जनजातीय संस्कृति विलुप्त हो रही और विकास की आड़ में बड़े पैमाने पर उन्हें उजाड़ा गया। दो प्रकार के मुद्दे ने जनजातीय आंदोलन को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, जैसे कि आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण और नरजातीय संस्कृति। पहचान ये दोनों के साथ साथ चलते गए, परंतु जनजातीय समुदायों में विभिन्नताएं होने के कारण यह भी अलग हो गए। एक लंबे संघर्ष के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़, आप यहाँ देखोगे सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे जनजातीय लोग देखने को मिलेंगे, यानी ट्राइबल्स। तो क्या हुआ था कि एक लंबे संघर्ष के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग अलग राज्य का दर्जा मिला गया। सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदम और फिर उनसे भड़के विद्रोह ने पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज को भी काफी हानि पहुंचाई थी। तो आप समझ सकते हो कि ये जो ट्राइबल पीपल्स हैं, इनकी जो राह है, इनके जो विकास की योजना है, कितनी मुश्किल से इनके लिए आगे बढ़ी है, कि इन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो आज भी हमें जनजातीय लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहे हैं वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं। आगे जो हम देखते हैं वो एक कॉमन सा टॉपिक है जिसका नाम है जनजातियों की विशेषताएं। तो देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी कॉमन सा क्वेश्चन है और हर बार ये 4 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में आपसे आस्क कर लिया जाता है। आइए जानते हैं जनजाति की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कबीला। देखिए कबीला तो वही होते हैं जो वनों में यानी जंगलों में जो निवास करते हैं, तो इन्हें जनजाति की ही एक कैटेगरी में रखा गया। तो देख कबीले जो होते हैं बहुत से परिवारों का समूह होते हैं जिसमें ये साझा यानी शेयर करते हैं उत्पादन को, और साथ ही उत्पादन से वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा भी करते हैं। कबीले के जो लोग होते हैं वो एक साथ एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने के कारण ये बाकी समाज से अलग होते हैं और रहते हैं। आप भी जानते हैं कि ये जंगलों में निवास करते हैं, यानी एक जो रियल सोसाइटी है उससे वह अलग थलग हो जाते हैं। प्रत्येक कबीले की साझी भाषा होती है, अलग अलग नाम होते हैं, जिस कारण यह एक दूसरे से अलग होते हैं। प्रत्येक कबीले के रहन सहन, धर्म, भाषा, टैबू इत्यादि एक दूसरे से भी अलग होते हैं, जिस कारण इनकी संस्कृति भी हमें अलग देखने को मिलती है। हालांकि जब बात आती है जनजाति की तो इन्हें हम एक समूह में नाप कर देखते हैं, लेकिन जब हम इनके अंदर देखते हैं तो इनके अंदर भी हमें विभिन्नताएं, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो आई होप अब आप जनजाति से रिलेटेड जो विशेषताएं अच्छे तरीके से आप समझ चुके हों। आगे जो हम टॉपिक देखते हैं वो एक यूनिक सा टॉपिक है जिसका नाम है टोटम। लेकिन ये जो वर्ड है ये हमारा जनजातीय समुदायों के साथ जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनजातियों में टोटम के प्रति बहुत श्रद्धा होती है। यह टोटम एक काल्पनिक पूर्वज, पेड़, फल, पशु, पत्थर इत्यादि कुछ भी हो सकता है। जनजाति के सदस्य टोटम को पवित्र मानते हैं और वह उसे खाते या नुकसान नहीं पहुंचाते।
फल व पौधे के रूप में टोटम में दैवीय शक्ति होती है, ऐसा जनजातीय लोग मानते हैं। तो आई होप अब आपको पता चल चुका होगा कि टोटम क्या है। कहने का मतलब कंक्लूजन की बात करें तो टोटम एक श्रद्धा का प्रतीक है जनजातीय समुदायों के लिए, जो कि फलों में, पत्थरों में, पेड़ में, इन सब में इन्हें देखने को मिलता है। आगे जो हम टॉपिक देखते हैं वो इस लेसन के पार्ट सेकंड का आखिरी टॉपिक है, जिसका नाम है मातृवंश और मातृतंत्र में अंतर। तो ज़्यादातर बच्चे मातृवंश और मातृतंत्र में लेके कन्फ्यूजन में रहते हैं। हालांकि इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जो कन्फ्यूजन है उसे दूर करना काफ़ी ज़रूरी है। आइए समझते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मातृवंश समाज के बारे में। तो देखिए इसमें क्या होता है कि मातृवंश समाज में बेटी को माँ से जायदाद प्राप्त होती है, जिस तरह पितृवंशी समाज में पिता से पुत्र को। तो आई होप आप समझ चुके होंगे मातृवंश समाज के बारे में। लेकिन जब बात आती है पितृतंत्र यानी मातृतंत्र, इन दोनों के बारे में, तो देखिए इसमें क्या होता है कि पितृतंत्र परिवार में सत्ता और प्रभुत्व पुरुष के पास होती है, यानी कि जो घर में चलती है वो पुरुषों की चलती है, मेल की चलती है। और जब मातृतंत्र परिवार की बात आती है तो स्त्रियों के पास सत्ता और प्रभुत्व दोनों होती है। लेकिन एक रियल बात यह है कि मातृतंत्र जो परिवार है वो एक काल्पनिक परिवार है। अगर आप प्राचीन समय की बात करोगे तो आपको ऐसी स्थिति यानी ऐसा जो समाज है कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे जो मातृतंत्र परिवार है जिसमें स्त्रियों के पास सत्ता हासिल हो, प्रभुत्व हो, घर में उनकी चलती हो। हालांकि मातृवंश में जो जायदाद है वो बेटी को मिल तो जाती है माँ से, लेकिन फिर भी वह अपना अधिकार और अपनी सत्ता को नहीं चला पाती। जो अधिकार है वो पुरुषों के पास ही होता है, जैसा कि पितृतंत्र परिवार में हम देखते हैं। तो आई होप अब आपको मातृवंश और मातृतंत्र दोनों के बीच में डिफरेंट अच्छे तरीके से पता चल चुका होगा। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर 3 का पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने आपको जनजाति यानी ट्राइबल से रिलेटेड हर एक टॉपिक कवर कराया जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए थे। आगे जो मैं आपको कवर कराऊंगा वो इस लेसन का आखिरी पार्ट होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे परिवार यानी फैमिली से रिलेटेड हर एक टॉपिक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। कोई इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई फीडबैक भी देना चाहते हैं तो वो भी जरूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।